गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ठीक है, चलो। टेस्ट पेपर में बताओ, किसी को कोई डाउट है? टेस्ट पेपर में लास्ट क्लास में बोला था कि कोई डाउट हो तो इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? 1 to 5 में कोई डाउट? जल्दी बोलो। असाइन टेस्ट पेपर में कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 में कोई डाउट किसी को? 1 to 5 में कोई डाउट नहीं है? थ्री और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद होगा कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अपने आप में क्या होता है? ये सेट ही होता है ना। ये भी क्या होता है? सेट होता है। और ये भी क्या होता है? सेट होता है। और जब दो सेट है हमारे पास ऑलरेडी, तो अगर हमें दो सेट को कंपेयर करना है तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? ग्रेटर देन या लेस देन या ये वाला साइन यूज करते हैं। आ रहा समझ में? लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि ये वाला सिंबल सिर्फ किसके लिए यूज होता है? ये सिंबल सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं, है ना। अगर आपको दो सेट को बड़ा या छोटा दिखाना है तो आपको क्या करना होगा? या तो ये वाला सिंबल यूज करना होगा या ये वाला सिंबल यूज करना होगा। क्लियर है? दिया? समझ में आ रहा है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी सेट्स के केस में सिर्फ इक्वल टू को छोड़ के और कोई सिंबल हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, सेट्स को हम इक्वल कर सकते हैं, उसका हमने डेफिनेशन लिखा था। बाकी दो सेट को अगर कंपेयर करना है कि कौन सा सेट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इस तरीके से सिंबल यूज करो, इस दोनों में से कोई सिंबल यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 3 में क्या हो रहा है? फिगर देख के नहीं बता पा रहे हो फकरुद्दीन? फिगर देख के आप सेट्स नहीं लिख पा रहे हो। क्लास में इतना तो एग्जांपल किया था, ए माइनस बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी वाला जो एग्जांपल है ना, इस टाइप का पार्ट है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट दिया हुआ है ए बी सी। तो देखो ए में से कौन सा पार्ट माइनस हो गया? बी और सी का पार्ट माइनस हो गया। ठीक है, खुद से ट्राई करो। वेन डायग्राम में इतना सारा क्वेश्चन किया, ये तो क्लास में भी करवाया था शायद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ना, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो फोर्थ किसका है? यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो। डी मॉर्गन्स लगाओगे तो ये क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, है ना, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या होगा? दिस इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये आ गया। ये दोनों मिलके एक्चुअली में क्या बन जाएगा? ए डैश बी के इक्वल ही हो जाएगा। और ये इंटरसेक्शन ए डैश बी यूनियन सी। ठीक है, दोनों में देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉमन है। ठीक है,
तो दोनों से मैंने ये कॉमन ले लिया। ये जब कॉमन ले लोगे आप तो यहां पे क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, है कि नहीं। और देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यूनियन के साथ इसको क्या कर रहा हूं, मैं कंबाइन कर रहा हूं, है ना। तो 5 इंटरसेक्शन यहां से क्या बच जाएगा, C। तो 5 इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, 5। तो ये फाइनली क्या दे देगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ किसी का नहीं है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर 41 है। जिसने 41 लिखा था उसको फुल मार्क्स मिला है। तो अगर कहीं क्वेश्चन गलत है तो तुम अपना सही आंसर है जो तुम्हें पता है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को नहीं है, 7 में किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 8 में क्या बोल रहा है, 8 में क्या दिक्कत हो गया, n ऑफ a माइनस बी वेन डायग्राम से शो कर सकते हो कि नहीं। देखो यहां पे मैं शो कर रहा हूं फिर से आपको, वेन डायग्राम से शो करना है। तो पहले आप इसको वेन डायग्राम में शो करो। ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब कुछ आपका क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। नोट्स को सही से नहीं पढ़ रहे हो, बस यही डिफरेंस है ना। देखो क्लास में मैंने ये लिखवाया था कि नहीं, ये क्या होता है, a माइनस बी होता है। ये क्या होता है, a इंटरसेक्शन b होता है। ये क्या होता है, n ऑफ b माइनस a होता है। ये सब कुछ किया हुआ है। देखो सबकी वैल्यू हमें दी हुई है। n ऑफ a माइनस बी कितना है, इसकी वैल्यू हमें 14 प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, और n ऑफ b माइनस x 3x है। इसकी वैल्यू कितनी है, x है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3x। और इसने क्वेश्चन में बोला है कि n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, है ना। तो n ऑफ a जब लिखोगे तो n ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a माइनस b में क्या है ऐड करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन b, है ना। याद है कि ये तीनों क्या होता है, तीनों अपने आप में डिसजॉइंट सेट होता है। क्लास में लिखवाया था, पॉइंट बना के भी लिखवाया था कि ये तीनों क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। तो अगर आपको a लिखना हो तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 14 प्लस एक्स प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स ये वाला पार्ट, उसमें x जोड़ दिया। और जब b लिखना होगा तो b में क्या होगा, दिस x प्लस 3x, तो x प्लस 3x, है कि नहीं। बस इसको सॉल्व करना है आपको। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 7 आएगी। ट्राई करना। 8th हो गया। 9, 10 में किसी को डाउट नहीं है। 11, 12, क्वेश्चन नंबर 11 रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था इसलिए मैंने उसमें बोनस दिया हुआ है सबको। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था क्योंकि उसमें टर्म नेगेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें सबको बोनस दे दिया है 4 मार्क्स का। 1 मार्क्स था जो आपको, 1 मार्क्स उसमें इसलिए कटा है कि जो आपको फिगर दिया हुआ है ना, जो आपको फिगर दिया हुआ उसको इंटरसेक्शन और यूनियन के टर्म्स में लिखना था, है ना। फर्स्ट लाइन पर हो, फर्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है कि इंटरसेक्शन और यूनियन के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो जिसने वो लिखा है उसके लिए उसे 1 मार्क मिला है, और बाकी जो क्वेश्चन था निकालने के लिए उसके लिए 4 मार्क्स मैंने बाय डिफॉल्ट सबको दे दिया है। ठीक है, तो वो चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्यों गलती हुआ, क्लास में सेम एग्जाम्पल किया था, कितनी बार क्लास में बताया है ना। कुछ लोगों को फुल मार्क्स मिला है, कुछ लोगों को हाफ मार्क्स मिला है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो जब 5 मार्क्स का है तो आपको पूरा कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा। सिर्फ आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपका मार्क्स ऑब्वियसली कटेगा ही। ठीक है, तो जब भी मार्क्स के हिसाब से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 to 5 है, जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, उसमें अगर किसी ने सही आंसर भी लिख दिया है तो मैंने उसको फुल मार्क्स दिया है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में करोगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अगर 5 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स से अगर ज्यादा का कुछ भी हो तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। क्लियर है। तो यहां पे देखो मैथ्स था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था। याद होगा आपको कि मैंने हर एक पार्ट के लिए नेम डाल दिया था, A B C D E F G, है ना। देखो यहां पे हर एक पार्ट का आंसर दिया हुआ है। G की वैल्यू 3 दी हुई है, जहां पे तीनों सेम है।
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 4 दिया हुआ है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कौन सा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डी प्लस जी की वैल्यू 4 दी हुई है। वैसे ही मैथ्स एंड केमिस्ट्री है और मैथ्स एंड फिजिक्स है। ठीक है, देखो सबकी वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है। मैथ्स 11 5 है टेकन, मैथ्स एंड 5, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए 5 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद 9 है मैथ्स और फिजिक्स के लिए, तो ये मैथ्स और फिजिक्स के लिए 9 है। देखो जी की वैल्यू पता है, सब में आप पुट करोगे, जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, सब में आप पुट करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो डी कितना होगा, डी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है ना। तो यहां से देखो जी की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 6, है ना। देखो इंडिविजुअल पार्ट का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैल्यू पता हो गई? बी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है। हमें अब क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालना है। तो देखो सेट ए मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है 15, और मैथ्स में कंबाइन क्या है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 15। यहां पे देखो बी पता है, एफ पता है, जी पता है, ए निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। बी की वैल्यू कितनी है 2, एफ 6, 8 और 3 11, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, है कि नहीं। ऐसे ही आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे ही आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सारी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि सब कुछ हमें दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने सेम तरीके से मुझे क्लास में मैंने एग्जांपल करके बताया, सेम टाइप का क्वेश्चन, और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के केसेस भी आपको लेके बताया था। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें बोल रहा है ओनली केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा है? सी, तो यहां से आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ओनली मैथ्स वाला पार्ट क्या है? ए, तो यहां से ए की वैल्यू है ना, तो यहां से सी निकालोगे तो सी कितना आएगा 5 आता है, देखना। और ई की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, सर चेक करना, इसी तरीके से चेक करना। ठीक है, और मैथ्स दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट में क्या होगा ए प्लस सी प्लस ई। क्लास में ये सब करवाया हुआ है, इसलिए बोला था आपको कि हर एक क्वेश्चन को आप देखो, नोट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। नोट्स कंप्लीट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मुस्ताफिजुर रहमान फुल लिखा है फिर भी मार्क्स कटा है। ठीक है, दिखाना फिर से कि कहां पे मार्क्स कटा है। अगर फुल लिखा होगा तो फुल मार्क्स मिला होगा, अगर कहीं पे तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा तो उसका मार्क्स कटा होगा। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वेन डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा और इस टाइप से हर एक एलिमेंट सब कुछ शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्क्स कम मिला तो फिर से मुझे भेजना, वहां पे बता दूंगा मैं। ठीक है, 10th का 2 क्या है? रॉन्ग है, क्लास में नहीं करवाया क्या? x लेस देन इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इसको हम सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं 0,2। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? काउंट नहीं किया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 तक के बीच के हर एक नंबर के बारे में बात कर रही है। ये 0 है और ये 2 है, इसका मतलब इसके बीच के हर एक नंबर की बात कर रहा है। और जो पहला सेट है वो क्या है? पहले सेट में क्या है? सिर्फ 0 1 2 है ना। तो पहले सेट में सिर्फ ये 3 एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? क्लियर है? दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके कॉपी में नहीं हो। ठीक है, आप देखना हर चीज आपको कॉपी में मिलेगा, कुछ भी कॉपी से बाहर का नहीं है। लेकिन डायरेक्टली ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक से नहीं है, किसी बुक से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सब कुछ आपका किया हुआ है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद सब लोग मैच करा लो। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में कम मार्क्स मिला है तो मुझे फिर से भेज देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग
पैराबोला का इक्वेशन देख रहे थे, है ना। तो हमने कॉपी निकाल लो, लास्ट क्लास में हमने पैराबोला का देखा था कि पैराबोला हमें कैसे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और पैराबोला कैसे ड्रॉ करना होता है ये हमने प्लॉट करके भी दिखाया था आपको, और कैसे प्लॉट करना होता है अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। इन सारे क्वेश्चंस को आप करके आपने शायद ग्राफ प्लॉट किया होगा, मैं उसका आंसर यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, आप मुझे देख करके बताना कि आपका सही सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो फर्स्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, चेक करके बताओ। फर्स्ट वाले का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो अगर किसी का मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, -1,0 पे होगा, चेक करके बताओ। सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले में अगर आप डी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसका अगर हमें डोमेन लिखना होगा तो डोमेन क्या लिखेंगे, इसका डोमेन कितना आएगा, आर, है कि नहीं। और रेंज कितना होगा, 0 to ∞, कितना होगा, 0 to ∞। चेक करो बाकी लोग, फर्स्ट का ग्राफ प्लॉट किया था या नहीं किया था, ग्राफ प्लॉट किया था या नहीं किया था। ग्राफ प्लॉट किया था या नहीं किया था, बाकी लोग कर पा रहे हो कि नहीं। फर्स्ट का ग्राफ देखो, सब में आपको डोमेन रेंज निकालने के लिए बोला गया था। फर्स्ट सही है सबका, फर्स्ट में किसी को डाउट है, फर्स्ट देखो। सेकेंड ठीक है, फर्स्ट मैच करा के देखो सही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी सब आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक करोगे तो वर्टेक्स कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 जब करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से आएगा, है ना। ये कितना होगा, 0,4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैच कराओ, बाकी लोग नहीं कर रहे हो, सॉरी। कंप्लीट नहीं हो रहा है, एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करने के लिए दूंगा मैं, ठीक है, और उस टाइम पे नहीं हुआ तो फिर बताना मुझे कि नहीं हो रहा है। अब ये होमवर्क करने के लिए दिया जा रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहे हो। देखो सारे ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं, इसमें से देखो कौन सा मैच कर रहा है। 8 में से 4 मैंने कर दिया है, बाकी 4 आपको कंप्लीट करना है जिन लोगों ने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 4 ग्राफ आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना, ठीक है। मैं वहां पे चेक करूंगा, यहां पे मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जो करेगा उसका सही होगा, जो नहीं करेगा उसको एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, इसमें से मैच कराओ, जिसमें डाउट हो बताना। बाकी ये 4 क्वेश्चन आप लोग मुझे, जो लोग कर सकते हो वो करके मुझे बताना। किसी को डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया कि पैराबोला हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, थर्ड टाइप का इक्वेशन और थर्ड टाइप का ग्राफ, जिसको हम बोल रहे हैं क्यूबिक ग्राफ और क्यूबिक फंक्शन, है ना। क्यूबिक फंक्शन किस टाइप का होता है, एक्स की पावर क्यूब होगा, है ना। हाईएस्ट पावर कितना होगा, क्यूब होगा, और हाईएस्ट पावर क्यूब होगा तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो देखो
क्यूब का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो क्यूब का ग्राफ हमेशा इसी टाइप से होगा, है ना, इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगा, है ना, इस तरीके से मूव करते हुए ये मूव करेगा, यहां तक आएगा और यहां करके ये इस तरीके से ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ये शेप याद रखना, ये शेप किसका होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसका है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का शेप है। कैसा ऐसे होता है, आप पॉइंट्स डाल के कुछ कुछ पॉइंट्स को चेक कर सकते हो, है ना, बाकी इसका शेप बस याद रखना आप कि इसका शेप ऐसा होता है। ठीक है, और इसका कहने का मतलब है कि ऐसा ही आपका y इक्वल टू अगर x की पावर 5 होता, ठीक है, यानी ऑड वाले जितने होंगे, x की पावर में जितने ऑड नंबर होंगे, ठीक ना, y इक्वल टू अगर x की पावर 5 होगा तो y इक्वल टू x की पावर 5 का ग्राफ भी कुछ इसी टाइप का होगा, है ना, y इक्वल टू x की पावर 5 का ग्राफ भी कैसा होगा, इसी टाइप से ही मूव करेगा, है ना। दोनों को सेम टाइप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन दोनों क्या है कि इसका शेप सेम टाइप का होता है ना। उसी तरीके से x की पावर 7 का भी इसी टाइप का होगा, x की पावर 9 का भी इसी टाइप का होगा, है ना। वैसे ही अगर आपको याद हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने कैसे प्लॉट किया था, है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस शेप का होता है, ऐसा होता है ना। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का भी इसी टाइप का होगा, यानी इवन की पावर में जितनी होगी x की पावर 6 सबका शेप इसी टाइप का होगा। ठीक है, ये मैं शेप की बात कर रहा हूं, दोनों कर्व सेम नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों कर्व क्या है, डिफरेंट कर्व है, ये दोनों डिफरेंट कर्व है। बस मैं शेप की बात कर रहा हूं कि इस टाइप के कर्व का सबका शेप किस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर के टाइप का होता है ना। इस टाइप के सारे कर्व का शेप जो होता है वो किस शेप का होता है, एक्स क्यूब के शेप का ही होता है। ठीक है, तो ये कर्व आपको अब समझ में आ रहा है कि ये क्यूबिक फंक्शन है ना। अब देखो मैं इसको फिर से एक बार प्लॉट कर रहा हूं क्यूबिक फंक्शन को, और आप मुझे इसमें बताओ कि इसका यहां पे डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ हम लोग इतना बार ड्रॉ करेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप शेप याद रखो कि ऐसा होता है। अगर आपसे कोई दोबारा ये ग्राफ प्लॉट कर दे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इस तरीके का कर्व है। ठीक है, अब मुझे इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन रेंज कोडोमेन 1 1 और मेनी 1, बताओ ये सारा चीज क्या होगा, ऑन टू और इन टू, इसमें से ये किस शेप, इसमें से ये क्या होगा, इसमें से ये निकाल के बताओ मुझे, बताओ इसमें इस वाले फंक्शन का, ये जो क्यूबिक फंक्शन है ये इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन का डोमेन रेंज कोडोमेन वगैरह क्या होगा बताओ, डोमेन आर, वेरी गुड, रेंज बताओ जल्दी से, रेंज बताओ जल्दी से, रेंज 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 क्या लिखोगे, डोमेन रेंज सब कुछ निकालना बताया है, रेंज भी आर, वेरी गुड। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, है ना, देखो यहां पे कोडोमेन क्या आएगा, रेंज भी आर, कोडोमेन भी आर, है ना, 1 1 होगा, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, बाकी लोग लिख पा रहा है, 1 1 है और ऑन टू है, वेरी गुड। ठीक है, ग्राफ लेकिन आप लोग प्लॉट नहीं कर रहे हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे आगे चल के प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जो 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है वो घर पे फिर से कंप्लीट करो, नहीं होता हो तो डाउट पूछोगी ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक फंक्शन का हमने सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इसी में एक और टाइप का फंक्शन होता है, नेम फंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, और y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
एफ एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। और y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है? y इक्वल टू एक्स को किस टाइप का कर्व है हमारे पास? y इक्वल टू एक्स कैसा कर्व है, किस टाइप का फंक्शन है? जो जस्ट अभी हमने ऊपर में पढ़ा है, किस टाइप का फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। और लीनियर कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। देखो, है ना। तो ये कर्व कैसा होगा? ये ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एक्स। वेरी गुड, है ना। अब बताओ इसका डोमेन रेंज जल्दी से लिख के बताओ मुझे क्या होगा। ऑलरेडी ये कर चुके हो, डोमेन रेंज जल्दी से निकालो। जल्दी बताओ क्या होगा। बाकी 1 1 ऑन 2 मेनी 1 सब कुछ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन रेंज कितना होगा जल्दी बताओ जल्दी से। इस कर्व का जो रेड वाले पार्ट से ड्रॉ किया गया है उसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। जल्दी बोलो। डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? वेरी गुड, जैसे लीनियर में था सब कुछ यहां पे सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, बाकी 1 1 ऑन 2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और टाइप का नेम फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। लिखो, नेक्स्ट टाइप का कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन वैसा फंक्शन होगा जो, इसको हम कैसे बोलते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और इसी को क्या बोल सकते हो आप? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। इसी को आप क्या बोल सकते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो। मतलब क्या हो गया? जैसे इक्वेशन आपका किस टाइप का दिखाई पड़ेगा? एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। यहां पे सी क्या है? एक नंबर है जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तभी हम इसको सी लेके चल रहे हैं, है ना। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। और इसको साइड में लिख लो, सी क्या है? सी इज अ नोन कांस्टेंट, है ना। जो आपको गिवन होगा, एग्जाम जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये गिवन होगा। तो अब ये बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब क्या हो गया? एफ एक्स किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है, यानी वाई की वैल्यू सी होगी, है ना। वाई इक्वल टू सी मतलब क्या हो गया? क्या इस इक्वेशन में एक्स हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक्स की हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या मिलने वाला है? सी ही मिलने वाला है। इसलिए ये लाइन कैसा होता है? इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक ना, तो ये आप लिख लो, ऐसा आपका कर्व है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू सी, है ना। अब बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन लिखो, रेंज लिखो, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, ऑन 2 और इन 2। बताओ ये चारों पॉइंट डिस्कशन करके बताओ मुझे कि क्या होगा। डोमेन रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे इस कांस्टेंट फंक्शन का? बताओ कैसा होगा? बताओ डोमेन रेंज क्या होगा? डोमेन रेंज बताओ क्या होगा? डोमेन इसका आर होगा। डोमेन तो आर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो किसी को डोमेन दिखाई दे गया। रेंज बताओ क्या होगा? डोमेन तो इजी था, है ना। आप बेसिक जो हमारा देखने का तरीका था आप उसको ध्यान में रखो। ठीक है, डोमेन हम कैसे निकालते हैं? वर्टिकली हम वाई एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
और उसका जो शेडो बनता है आपका एक्स एक्सिस पे, हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। वैसे ही जब हमें रेंज निकालना होगा तो रेंज हम कहां पे देखेंगे, रेंज हम एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जलाएंगे और देखेंगे कि कहां पे ये हो रहा है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, C, है ना। 0 to इन्फिनिटी गलत है, मुस्ताफिजुर। सफिकुल C, वेरी गुड। रेंज में सिर्फ क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि देखो आप अगर यहां से लाइट जलाओगे, इस तरफ से अगर लाइट जलाओगे तो क्या यहां पे कोई इमेज फॉर्म होगा, कोई शेडो फॉर्म होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई आपके पास कर्व ही नहीं है। कर्व हमारा सिर्फ कहां पे है, इस वाले पार्ट में है ना। देखो इस वाले पार्ट में हमारे पास कर्व है। इसका मतलब जब आप लाइट को डायरेक्टली इसके साथ पैरेलली लेके आओगे इसके साथ में, तो सिर्फ यहां पे पॉइंट इमेज बनेगा, बाकी और किसी पॉइंट पे नहीं बन रहा है कि नहीं। तो हम इसका रेंज में सिर्फ क्या लिखेंगे, ये देखो C लिखेंगे, है ना। तो क्योंकि एक ही पॉइंट है इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट में C लिख रहे हैं। आपको याद होगा कि रेंज सेट होता है, ठीक है। अब बताओ 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 या मेनी 1, 1 1 या मेनी 1, जल्दी 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1। मेनी 1, वेरी गुड। ऑन टू और इनटू, ऑन टू या इनटू, ऑन टू और इनटू, ऑन टू या इनटू, इनटू। सबको समझ में आ रहा है। देखो बाकी सब लोगों ने आंसर किया, जिसको समझ में नहीं आ रहा है चेक करते जाओ। ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, ठीक है। बाकी लोग अगर अभी नहीं हो रहा है तो घर पे जाके उसको फिर से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल वर्ड मतलब समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का होगा, ये किस टाइप का होगा, P/Q फॉर्मेट का होगा, है कि नहीं। यहां पे P भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा, Q भी x का फंक्शन होगा, ठीक है। और आपको याद है जब हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे मुस्ताफिजुर रहमान रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए बताया अभी कि यहां से जब आप टॉर्च जलाओगे तो क्या इस वाले पार्ट में कोई इमेज फॉर्म होगा, कभी भी कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ सिर्फ एक लाइन है इस टाइप का। तो जब आप इमेज लाइट यहां पे जलाओगे तो सिर्फ इस वाले हर एक पॉइंट का इमेज सिर्फ यहां पे बनेगा, है ना, और कहीं पे कोई इमेज फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो रेंज में सिर्फ क्या है, एक ही पॉइंट हमारे पास आया है, क्लियर है। तो रेंज में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसलिए रेंज में हम इसको, ठीक है। घर पे फिर से ट्राई करना एक बार, अभी और एग्जांपल आएगा। देखो रैशनल फंक्शन में क्या होगा कि ये P/Q फॉर्मेट का होगा, लेकिन क्योंकि ये नंबर नहीं है फंक्शन है, तो P भी एक x का फंक्शन होगा, Q भी एक x का फंक्शन होगा, है ना। और जब हम लोग नंबर सेट्स पढ़ रहे थे, है ना, जब हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे तो सेट्स में हमने ये ध्यान दिया था कि P/Q फॉर्मेट का जब भी कुछ होता है तो डिनोमिनेटर की चीज क्या होती है, 0 नहीं होती है ना। तो यहां पे भी QX क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल, जब हम P की वैल्यू को 1 ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को X ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का कर्व है और इसको हम y = x बोलते। देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे, है ना। फ्रैक्शन के फॉर्म में इसलिए इसको हमको रैशनल फॉर्म बोलेंगे। फकरुद्दीन इनटू कैसे हुआ, इनटू कैसे हुआ, इनटू या ऑन टू कैलकुलेट करने के लिए क्या पहले चेक करते हैं, कितनी बार बताया, इनटू और ऑन टू कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या चेक करते हैं, रेंज और कोडोमेन, याद है कि नहीं। रेंज यहां पे आप निकाल चुके हो, कोडोमेन आप इसका बता सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर दोनों इक्वल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, नहीं तो इनटू बन जाएगा। तो अब आप खुद से चेक करके मुझे बताओ, खुद से चेक करो कि ये दोनों इक्वल है या डिफरेंट है। अगर इक्वल होगा तो ऑन टू होगा, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इनटू हो जाएगा, ठीक है।
रैशनल फंक्शन में क्या दिखाई नहीं दे रहा है? देखो रैशनल फंक्शन में मैंने बोला कि ये रैशनल फंक्शन का मतलब हो गया कि ये p/q फॉर्मेट का होगा। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना। रैशनल फंक्शन मतलब क्या होगा कि ये p/q फॉर्मेट का होगा, है ना, क्योंकि रैशनल मतलब ही होता है p/q फॉर्मेट का, है ना। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन है तो ये x का कुछ ना कुछ टर्म होगा, है ना। तो यहां पे मैंने p के साथ x लिखा हुआ है ना। यहां पे देखो थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर भी हमारे पास एक x का फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा हमारे पास x का फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से अगर सोचोगे तो x² + 1 अपॉन x - 1, ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। कैसे पता चला रैशनल फंक्शन है? क्योंकि ये p/q फॉर्मेट के टर्म्स में लिखा हुआ है। ऊपर में भी रैशनल, ऊपर में भी क्या है, एक x का फंक्शन है, नीचे में भी क्या है, x का फंक्शन है। क्लियर हुआ अब मुस्ताफिजुर, है ना। और यहां पे p और q क्या होना चाहिए, px एंड qx आर पॉलिनोमियल, है ना। px और qx क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा है? जो हमने लीनियर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्यूबिक पढ़ा है, वो सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो x की पावर में कुछ भी टर्म लिखा रहे वो सब क्या होगा, पॉलिनोमियल फॉर्मेट होगा। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, हमें बस इस टाइप के कर्व को पढ़ना है। ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऊपर में px के जगह पे 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में qx के जगह पे x लिखा हुआ है ना। तो ये देखो p/q फॉर्मेट का है और दोनों आपस में क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं y = 1/x, है ना। और y = 1/x का अगर कोई हमसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले, ठीक है, तो इन सब ग्राफ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं बार बार इसको प्लॉट करूंगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन आप कॉपी में लिख के रखो ताकि कभी आप कॉपी एक बार पलट के देखोगे तो फंक्शन के इस नाम से आपको फंक्शन याद हो या रिवाइंड होना चाहिए कि मैंने ये चीज पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो y = 1/x मतलब क्या होगा, है ना। ऑलरेडी हम लोग ये ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, आपको मैंने प्लॉट करके दिया था, है ना। तो ये किसका कर्व होता है, y = 1/x का कर्व होता है ना। ये किसका कर्व होता है, y = 1/x का कर्व होता है ना। और अगर ये y = 1/x का कर्व है तो इसका हमने डोमेन और रेंज निकालना सीखा था, है ना। ये इस टाइप से कर्व होता है, इन्फिनिटी पे इस टाइप से कर्व करता है। ठीक है, आप लोग लास्ट लेक्चर में देखना, हमने इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना, सब कुछ हमने निकाला था। ऑन 1 मेनी 1, है ना, ऑन 2 × हमने सब कुछ कैलकुलेट किया था इसका। देखो तो इसका हमने रेंज क्या लिखा था, याद होगा आपको, r-0। रेंज भी क्या होगा, r-0, चेक करना आप लोग। और कोडोमेन भी इसका क्या होगा, कोडोमेन तो इसका r है ना, बाय डिफॉल्ट। और 1 होगा या मेनी 1 होगा, तो चेक करना ये क्या होगा, 1 होगा। ऑन 2 होगा या इन 2 होगा, तो यहां पे क्या होगा, इन 2 होगा। ठीक है, इन 2 मतलब क्या हो गया कि यहां पे देखो r-0 एक पॉइंट नहीं है और r में कंप्लीट है, तो ये इसका एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये शेप बस आप याद रखो, है ना। इस वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस वाले कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस कर्व का नाम लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इस टाइप का कर्व का आपके पास, इस टाइप के कर्व का नेम से आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और इसके लिए हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ कैलकुलेट हमने किया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, रैशनल फंक्शन किस टाइप का होता है ना। और उसमें पर्टिकुलरली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कैसा होता है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी हम और टाइप के फंक्शन को डिटेल में धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ कुछ कर्व्स को देखा कि उस कर्व का ग्राफ कैसा होता है, और अगर एक बार हमें ग्राफ पता चल जाए तो हम सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, 2-3 टाइप का कर्व अभी और हमारे पास है ना, उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कल हम और भी डिफरेंट टाइप्स के कर्व को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल कर्व वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप क्या कर सकते हो,
एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज होमवर्क के लिए लिख लो, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपको करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.3 के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ठीक है। आधे घंटे का टाइम दोगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। लास्ट में क्या समझ में नहीं आया, लास्ट में क्या समझ में नहीं आया मुस्ताफिजुर, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया? डोमेन, रेंज वगैरह ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। ये सब कुछ आपके प्रीवियस लेक्चर में होगा, वहां पे आप देखना। और जो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है उससे आप फिर से खुद से कैलकुलेट करने का देखो। बस मैंने ये बोला कि इसका नाम अब बस आप ये याद रखना है ना। और ये किस टाइप का कर्व है? y = 1/x का, है ना। तो y = 1/x का, y = 1/x का डोमेन, रेंज वगैरह सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बार फिर से आप देखो और एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करो, है ना। आपको अब कोई भी ग्राफ प्लॉट करके दे दे और आपसे पूछे कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा, तो आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। इतना आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इस कर्व को लेके आप खुद से ट्राई करना। फिर भी कुछ डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, इसको मैं फिर से डिस्कशन आपको कर दूंगा, ठीक है, कि इसका डोमेन रेंज कैसे निकलता है। लेकिन एटलीस्ट पहले खुद से ट्राई करो, है ना। आप खुद से ट्राई करो, एक बार मुस्ताफिजुर खुद से ट्राई करो और डोमेन रेंज देखो कि ये सही है या नहीं, ठीक है। खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कशन कर लेंगे। याद दिला देना मुझे कि सर इस क्वेश्चन को फिर से करना है, ठीक है। बस ये नाम याद रखना और कर्व का इक्वेशन का फॉर्मेट याद रखना कि ये y = 1/x फॉर्मेट का होता है, ठीक है। इसके अलावा होमवर्क के लिए आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। इजी सा क्वेश्चन है ना। आंसर पीछे दिया हुआ, मैच कराओ। उसके बाद हम लोग फिर इसके आगे कुछ ग्राफ्स और बाकी है वो हम लोग डिस्कशन करके खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुस्ताफिजुर जो भी डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कवर करेंगे, ठीक है। याद दिला देना मुझे कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।